Monika Tyagi. A warm welcome to all of you in the class of Maths. We are studying our unit number 1, Matrix. How can we use the rank of the matrix to find out the solution of simultaneous linear equations. Unit 1 हमारा है मैट्रिक्स जो हमारा चल रहा है, और इसमें आज हम निकालेंगे इसमें check the consistent of the system linear equations. इसको ऐसे समझिए कि हमारे पास इक्वेशंस हैं, हमारे पास हम सपोज करते हैं कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स की जो है वो इक्वेशंस हैं. तो 3 वेरिएबल की जो इक्वेशंस हैं हमारी, तो उसको हमें ये चेक करना है. सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जा सकता है या नहीं. तो सॉल्यूशन निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता. ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, नो सॉल्यूशन वाला रीजन. तो अगर इक्वेशंस हैं हमारे पास, इक्वेशंस मान लीजिए हमें दिए हैं और हम डिस्कस करेंगे 3 वेरिएबल्स की इक्वेशंस, 3 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन डिस्कस करेंगे. तो ये हो सकता है कि हम उसका सॉल्यूशन निकाल लें. निकल सकता है सॉल्यूशन, ये भी हो सकता है. और हो सकता है कि इक्वेशंस इस तरह से रहें कि वो हम उसका सॉल्यूशन ना निकाल सकें. तो जिन इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकल पाएंगे उनको तो हम बोलेंगे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, और जिन इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं निकल सकते उनको बोलेंगे इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट. ये तो नो सॉल्यूशन का मीनिंग यही है कि इनकंसिस्टेंट. कितनी भी आप ट्राई करिएगा इक्वेशंस जो है वो सॉल्व नहीं होंगी, क्योंकि जो भी वेरिएबल्स में इक्वेशन रहेंगी वो उनके कोफिशिएंट सबके सेम रहेंगे. तो उस केस में आता है हमारा नो सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन अगर फाइंड हो सकता है तो सॉल्यूशन में भी 2 केस बन सकते हैं. हमारे 2 केस ही बनते हैं एक्चुअली. कि एक तो हो सकता है कि यूनिक सॉल्यूशन रहे, मतलब जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके एक एक वैल्यू निकल के आए, या हो सकता है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो. ये दोनों केस ही पॉसिबल हैं. तो कैसे रहेगा हमें चेक करना होगा. पहले तो फर्स्ट कि कंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं या नहीं है. तो एक तो ये रहेगा, चेक करेंगे, और उसके बाद अगर हम इक्वेशन कंसिस्टेंट हैं तो फिर देन वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस. तो आज का हमारा टॉपिक यही है. इसको हम इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए या इस मेथड को करने के लिए हमें जो एशेलन फॉर्म थी, रो एशेलन फॉर्म थी, जो रैंक को फाइंड आउट करने की, उसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है. उसी की हेल्प से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. तो चलिए आप देखते हैं. मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, उस एग्जांपल को लिख के फिर हम आगे फिर समझेंगे अपने प्रोसेस को. एग्जाम्पल या क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, चेक द consistency of the equation या सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कुछ भी लिखा हो सकता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन. और ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, आर दीज इक्वेशंस या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट. इस तरह से ये हो सकता है. फिर आगे होगा इफ यस, ये भी कंसिस्टेंट है. इफ यस, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. इस तरह से क्वेश्चन रहेगा. सबसे पहले वो बोलेगा कि चेक करिए either these equations are consistent or not. if consistent then find the solution of the equation. तो क्वेश्चन ये रहेगा. क्वेश्चन मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ. उसमें मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी किया था इससे पिछले वाले लेक्चर में कि है क्या. जो एक बार फिर से मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ कि कैसे होता है इसका प्रोसीजर.
प्रोसीजर में क्या है, ये मैट्रिक्स आपको ये गिवन रहेगी, ये मैट्रिक्स गिवन रहेगी। ये मैट्रिक्स भी कहाँ से आएगी एक्चुअली, इसको मैं कट करती हूँ, जो इक्वेशंस मेंशन रहेंगी मेरे पास, तो इक्वेशन उसको हम पहले इस फॉर्म में लिख लेंगे। ए क्या होगा, ए वो मैट्रिक्स रहेगी जो इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स की रहेगी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स रहेगी ये। जो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे एक्स वाई जेड के, वो हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। एक्स क्या होगा, जो भी वेरिएबल आपके क्वेश्चन में पुट है, मान लीजिए आपके वेरिएबल एक्स वाई और जेड हैं, तो उसको हमें कॉलम फॉर्म में लिखना होगा। मान लीजिए अगर ये ऐसे हैं, इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है x1 y1 z1 की फॉर्म में, तो ये x1 y1 z1 इस तरह से, बस ये आपको याद रखना है, इट शुड बी इन कॉलम मैट्रिक्स। अब आया बी, बी क्या होगा, बी भी आपको गिवन होगा, जो आपका इक्वेशंस का जो राइट हैंड पार्ट होगा, RHS ऑफ द इक्वेशंस इन कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको हम लिख देते हैं। और इसमें एक और चीज फाइंड करेंगे, एक ये मैट्रिक्स ही, ये मैट्रिक्स हो जाएगी, ये ए मैट्रिक्स थोड़ा सा गैप देके बी को भी लिख लेंगे, इनकी मैट्रिक्स बनाएंगे, एक मैट्रिक्स ये बनाएंगे और इसको बोलते हैं हम एगमेंटेड मैट्रिक्स। ये नया है इसमें, एगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड आउट करना। कोफिशिएंट की मैट्रिक्स के साइड बाय ही हम जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स थी उसको भी लिखते हैं, और फिर यहाँ से हम फाइंड करते हैं, इसको एशेलन फॉर्म में चेंज करते हैं, चेंज इनटू एशेलन फॉर्म। एशेलन फॉर्म में इसको चेंज करके दोनों की रैंक चेक करते हैं। एक तो एगमेंटेड मैन की रैंक चेक करनी है, इसकी, दिस इज द मैट्रिक्स, इसकी रैंक चेक करेंगे, और एक जो हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स थी उसकी रैंक चेक करेंगे। दोनों की रैंक अगर सेम है, दोनों की रैंक सेम है, मीन्स जो ये रैंक है वही इसको निकाला, इसको निकाला, एक ही के हेल्प से निकल जाएगा, ज़्यादा लंबा सोल्यूशन नहीं जाएगा। अगर इसकी रैंक, इस मैट्रिक्स की रैंक एगमेंटेड वाले की और जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसकी रैंक कोफिशिएंट वाली जो है, अगर उसका मान लीजिए आंसर दोनों का सेम आ रहा है, आर आ रहा है, और ये वही है जितना कि वेरिएबल्स इक्वेशन में मेंशन है, मान लीजिए n वेरिएबल की n वेरिएबल के ही इक्वल है जितने इक्वेशन में मेंशन है, तो हमारा इसका निकलेगा यूनिक सॉल्यूशन। ये मैंने आपको उस दिन बताया था कि ये ऐसे इसका निकलता है। तो ये जस्ट मैंने आपको एक रिकैप दिया कि प्रोसीजर ये है। अब हमें इसका क्वेश्चन लिख दे, क्वेश्चन आपको लिखा हुआ ही है, क्वेश्चन क्या है, सिर्फ मुझे इक्वेशन इसमें डालनी है, क्वेश्चन यही रहेगा, कंसिस्टेंसी को चेक करिए, अगर इफ दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट देन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द दीज सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ये हो गया। अब मैं आपको इक्वेशंस लिख रही हूँ और फिर इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए वैल्यूज हम निकालें। ये रहेगा हमारा क्वेश्चन, लिख लीजिए, इक्वेशन लिख रही हूँ मैं, इक्वेशंस है हमारी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। अच्छा चल रहा है, ये हो गई पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हो गई x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 2। एंड थर्ड वन इज x प्लस 4y प्लस 9z इज इक्वल टू 36। पहले हम इसकी चेक करेंगे कंसिस्टेंसी की, कंसिस्टेंट है या नहीं, कि सॉल्यूशन कंटेन भी करती है या नहीं करती। तो सबसे पहले इसके जो स्टेप्स हैं, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स ये है, देखिए इक्वेशन, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया हमारा। जब भी आपको इक्वेशन लिखे और वो इनकी x y z की वैल्यू है, यहाँ वेरिएबल इनकी वैल्यू निकालनी है। कितने वेरिएबल है टोटल, 3 वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से 3 वेरिएबल्स हैं, मीन्स जो स्मॉल n है वो 3 है, और वो है कौन से, x y एंड z, ये वेरिएबल्स हैं। अब हमें सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, ये जो इक्वेशन लिखी है इस पूरी इक्वेशन का फॉर्मेट ये बनेगा, ax इज इक्वल टू b। a कितना है, a मतलब जो मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स लेनी है a में, ये जो इक्वेशंस दी हुई है, पहली इक्वेशन है ये, इसके कोफिशिएंट्स को, तो यहाँ पहले x का कोफिशिएंट 1, फिर यहाँ y का कोफिशिएंट 1 और यहाँ z का कोफिशिएंट 1।
फिर दूसरी इक्वेशन पे आइए, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1, फिर कोफिशिएंट 2 एंड देन 3, इस तरह से लिखा। फिर तीसरे में आए सेम, तो फिर अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ 1, यहाँ 4 और यहाँ 9। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से a जो है वो कोफिशिएंट्स की जो है मैट्रिक्स वो हमने बना दी। अब x मैंने आपको बताया था, x must be in column matrix form और write the variables in column form। तो वेरिएबल्स कौन से हैं? x, y एंड z। कॉलम में ही लिखना है हमेशा इसको। फिर आपका b, व्हाट इज b? b क्योंकि ये इक्वल के इस तरफ है तो ये इस तरफ वालों को ही शो कर देगा। तो b कितना हो गया? इसको भी it must be in column matrix 6, 14, 36। ये इस तरह से हर इक्वेशंस में इस तरह से लिखेंगे। इससे पहले हमने इसको इनवर्स फाइंड आउट करने में भी हमने इसको देखा था। तो ax इज इक्वल टू b, a को सेपरेटली लिख दिया, x को लिख दिया और b को लिख दिया। अब जो हमें बनाना है वो है यूगमेंटेड मैट्रिक्स। यूगमेंटेड मैट्रिक्स को लिखना है, इसको देखिएगा, a लिखना है और थोड़ा सा गैप देके b को लिखना है और ये इस तरह से इसका होता है। बीच में ये ऐसे भी लिखा हो सकता है या प्लेन भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ लिखती हूँ मैं इसके नीचे, पहले a वाली को कॉपी कर लीजिए, 1, 1, 1, फिर पूरी ये कॉपी कर लेते हैं, 1, 2, 3, 1, 4, 9, कॉपी हो गया ये। इसके बाद इसी में थोड़ा सा गैप देके b के जितने भी एलिमेंट्स हैं कॉलम वाइज उसको भी यहाँ लिख लिया, 6, 14, 36। ये बन गई हमारी यूगमेंटेड मैट्रिक्स। इसको आप चाहें तो ऐसे थोड़ा सा पार्टीशन सा भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये अब ये जो यूगमेंटेड मैट्रिक्स आई, इस यूगमेंटेड मैट्रिक्स को हमें शिफ्ट करना है पूरी तरह से एशेलिन फॉर्म में। मतलब इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में भी सिर्फ हम रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन। You have to learn these steps। सिर्फ ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन, सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करके हम इसको चेंज करेंगे एशेलन फॉर्म। और एक और वर्ड बताया था मैंने आपको इसके लिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये इस तरह से इसमें, यानी कि इस पूरी मैट्रिक्स को, ये जो ए बी है, इस ए बी को हम स्टेप बाय स्टेप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के एशेलिन फॉर्म और अपर ट्रायंगुलर इसमें कन्वर्ट कर देंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे और फिर वही सेम मेथड से हम चेक करेंगे कि इनकी रैंक क्या होगी। एम, व्हाट इज एम? ये क्या टारगेट है हमारा टारगेट है कि इस पूरे की टारगेट क्या है? हमारा टारगेट जो है हमारा यहाँ पे वो है कि ये जो यूगमेंटेड मैट्रिक्स है इसकी क्या फाइंड करना? इसकी फाइंड करना हमें रैंक, यानी कि वी हैव टू फाइंड रो ए बी। अच्छा, इसको ऐसे भी मैट्रिक्स को ऐसे भी इसमें भी लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये मैट्रिक्स लिखी हुई है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए आपको, या जो एशेलिन फॉर्म के लिए है वो क्या था, देखिए ये मेन डायगोनल एलिमेंट, अगर ये कौन सा, इसमें रो कितने हैं? 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं? इसमें 4 हैं। तो मैंने आपको बताया था जो मेन डायगोनल एलिमेंट है, दिस इज मेन डायगोनल एलिमेंट, मेन डायगोनल एलिमेंट्स, मेन डायगोनल एलिमेंट, इस तरह से इसमें काउंट कर लेंगे। तो ये वाले जो है, ये वाले, व्हाट इज अवर एम? अवर एम इज टू चेंज दीज एलिमेंट्स इनटू 0। इनको हमें 0 में कन्वर्ट करना है, यानी कि ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, इस तरह से ये हमें 0 में कन्वर्ट करने हैं। तो इसको 0 में कन्वर्ट करना, दिस इज द रो 1, रो 2 एंड दिस इज रो 3। रो ऑपरेशन लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम करते हैं, देखिए इसमें अब मैं इधर इसको स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाने का क्या हुआ, ये कौन सी रो में है? R2 रो में है। R2 रो को यानी चेंज करना है, जिसको चेंज करना है उसको लिखिए और एक बड़ा सा एरो लगाइए। और
यहाँ जीरो प्लेस करने के लिए R2 में से अगर R1 रो को माइनस कर दें तो यहाँ जीरो हो जाएगा, R2 माइनस R1, R2 चेंज होगी तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वन बाय वन हम माइनस करते रहेंगे, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको और इसमें से इसको। तो क्योंकि अभी मैंने R1 के लिए कुछ नहीं बताया है तो आप R1 को चेंज ही नहीं होनी है वो एक्चुअली, उसको पूरी की पूरी मैंने कॉपी कर दिया। अब इसमें से करिए 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2 और 14 माइनस 6, ये कितना हुआ 14 माइनस 6 हुआ आपका 14 में से हमें 6 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, हमारा आएगा 8, ये हुआ। इसको थोड़ा सा आप ऐसे लगा लें, अगर कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए वैसे। अब हम इसको भी जीरो बनाना है क्योंकि हमें यहाँ पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो नेक्स्ट एम है इसको भी जीरो बनाना। तो ये कौन सी है, R3, तो R3 को कैसे, इस एलिमेंट पे बस फोकस करना है, बाकी सेम ऑपरेशन कॉरस्पॉन्डिंग उसमें हम अपने आप लिखते रहेंगे। तो R3 इज चेंज्ड बाय सब्ट्रैक्ट R3, ये सब्ट्रैक्ट R1 फ्रॉम R2, इस तरह से इसको सब्ट्रैक्शन करा, सिर्फ इन जीरो पे फोकस करना है, ये कॉरस्पॉन्डिंग वाली अपने आप चेंज हो जाएंगे। तो 1 में से इस 1 को माइनस किया 0, 4 में से 1 को माइनस करा, ये आ गया 3, 9 में से 1 को माइनस किया, ये आ गया 8 और 36 में से 6 को माइनस किया, ये आ गया 30, ये आ गई हमारी, इस तरह से हमारी आ गई ये मैट्रिक्स। अब देखिए ये तो 1 है ही, अब इसको हम, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, जो मैंने ये ट्रायंगल बनाया था रेड शेप में ओरिजिनल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में, उसको क्लियरली देख सकते हैं। इसमें अभी एक और एलिमेंट बचा हुआ है 4। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इसको जीरो बनाना। आप जब भी क्वेश्चन करें तो जब भी मैट्रिक्स को लिखें तो इस तरह से उसका ट्रायंगल बना लें, मेन डायगोनल एलिमेंट्स को मार्क करके उसमें ट्रायंगल बना लें और उसी को बस आपको ट्राई करना है कि वो ऑपरेशंस के थ्रू यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू वो जीरो में कन्वर्ट होते रहे। इसमें एक बात और होती है, यहाँ पे हम रैंक ढूंढ रहे हैं तो जो इनकी रैंक रहेगी, रैंक चेंज नहीं होती है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। अगर आप किसी मैट्रिक्स को दूसरी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज कर रहे हैं तो रैंक मस्ट बी सेम, रैंक सेम रहेगी। तो अब हमें इसको जीरो बनाना है, हमारा एम यहाँ पे जीरो बनाना था, तो ये जीरो तो बना नहीं, देखिए यहाँ पे ये क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है हमारा 3, तो मुझे इसको जीरो बनाना है क्योंकि यहाँ से हम यहाँ पहुंच गए। तो ये कौन सी रो है, दिस इज रो 3। तो R3 को कैसे करेंगे, देखिए इसमें से इसे मत ऑपरेट करिएगा, नहीं तो यहाँ पर जीरो जो है वो हट जाएगा। तो हम ऑपरेट करेंगे R3 को माइनस करें, इसकी हेल्प से कर लेते हैं 3R2। इसको अब R1 को R3 से ऑपरेट मत करिएगा वरना ये वाला जीरो जो है हमारा हट जाएगा। तो इसलिए हम R3 को अब करेंगे R2 से ऑपरेट करेंगे। तो देखिए इक्वलेंट ही लिखते रहते हैं, वैसे से इक्वल का सामने लगाते हैं, 1 1 1 और ये हमारा 6 और ये है हमारा 0, अगेन 1 2 और ये हुआ हमारा 8। अब देखिए यहाँ पे R3 में से इसको कितने भी मल्टीप्लाई करके कुछ भी कर लीजिए, जीरो ही रहने वाला है। अब R3 यहाँ पे देख सकते हैं, इस ऑपरेशन को लगाने के लिए वो मैं कर देती हूँ, R3 ये लिखा हुआ मैंने R3 माइनस 3R2, तो R3 का सेकेंड एलिमेंट 3 है, 3 माइनस 3 इंटू इसी के कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि इसको ऊपर वाला रो का लेंगे तो 3 माइनस 3 0, देखिए ये 0 बन गया। यही हमारा टारगेट था कि हमें इसको 0 बनाना है। अब ये देखिए 8 माइनस 3 इंटू 2 6, तो ये कितना हो गया, ये भी हो गया 2। सेम ऑपरेशन इधर लगाया तो कितना हो गया, R3 है, R3 इसमें क्या है 30 माइनस करिए 3 इंटू 8, तो 8 से 24, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 30 और 8 3 हो गए 24, 8 इंटू 3, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 6, ये आ गई हमारी फाइनल मैट्रिक्स। यहाँ से अगर हम चाहें, अब अगर हम यहाँ इसको 0 बनाना चाहें तो
होगा नहीं, क्योंकि फिर ये वापस ये वाला ऑपरेशन होकर ये वापस हट जाएगा, तो हमें कोई खास फायदा इसमें होगा नहीं। तो यहाँ रह गया, यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, पर उसकी भी कोई खास नीड नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आपको लग रहा है कि ये 2 कॉमन है, यहाँ पे भी ये 2 का मल्टीपल है, यहाँ का भी, पर ये दोनों सेम जीरो नहीं बन पाएंगे, आगे के जीरो इंक्रीज नहीं हो पाएंगे। अगर हम यहाँ पे जीरो बनाते हैं तो ये यहाँ पर 1 आ जाएगा। अगर आपको एशेलियन फॉर्म का ध्यान हो कि नंबर ऑफ जीरो आप नीचे वाले में इंक्रीज करते रहते हैं ऊपर वाले के कंपैरिजन में, तो वो यहाँ होगा नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये तो जीरो हो जाएगा, और जब आप इसको इससे ऑपरेट करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो कोई वो मतलब ही नहीं रहा। तो अब ये ऐसे आप चाहें तो लगा लें। और अभी इसको देखते हैं आगे हम। इसमें देखिए ये एशेलियन फॉर्म में चेंज हो चुकी है, और वी कैन से दैट इट हैज चेंज इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें देखते हैं हम अपना, इसमें देखिए ये हो गया। अब इस वाले की ये, तो ये कौन सी थी, अगर आपको ध्यान हो तो ये ए था, इतना ये ए थी और ये इतनी बी थी। तो अगर इसकी मुझे रैंक लिखनी हो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, स्मॉल ब्रैकेट भी लगा सकते हैं कैपिटल में, इसकी रैंक निकली हो, तो इसकी रैंक के हिसाब से क्या था, रैंक का एशेलियन फॉर्म में अगर वो कन्वर्ट हो रही है तो रैंक क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ऐसी रो को काउंट करना है जिसके जो सारे के सारे एलिमेंट जीरो ना हो। तो इसमें तो देखिए अगर मैं इसको चेक करूं तो ये भी सारे जीरो, ये तो है ही नहीं सारे जीरो। सेकंड वाले को चेक करूं तो सिर्फ एक जीरो है, और इसमें सिर्फ 2 जीरो है, एक अभी है, तो इसकी रैंक हो गई 3। अब मुझे ऑगमेंटेड की पूरे की चेक करनी है, पूरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक। देखिए अगर पूरे को मैं एक साथ पूरा होलिस्टिक मैं इसको देखूं, होल में देखूं, तो इसमें भी नॉन जीरो, देखो ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो इसकी रैंक भी कितनी हो गई, 3। और यहाँ पे वेरिएबल्स कितने थे हमारे, वेरिएबल्स भी हमारे कितने थे, वेरिएबल्स यानी कि कितने थे जो जिनकी वैल्यूज निकालनी थी, वो थे हमारे एक्स वाई और जेड, यानी कि एन की वैल्यू भी 3 थी। तो हमारी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, रो ऑफ ए इज इक्वल टू रो ऑफ ए बी ऑगमेंटेड इज इक्वल टू एन। पूरा कितना आ रहा है, तीनों सेम आ रहे हैं। इट मीन्स equations or system of equations have unique solution। इसका मतलब ये आपको ध्यान रखना है, अगर कंडीशन इस तरह से है, जो आपकी ओरिजिनल कोफिशिएंट मैट्रिक्स थी, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स थी, और जो वेरिएबल्स थे, अगर ये तीनों सेम हो जाते हैं, वी कैन से दैट इक्वेशंस और सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन। अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे इसके आगे जाके। तो देखते हैं इसका कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसके सॉल्यूशन के लिए क्या कैसे ट्रिक यूज करेंगे वो हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट। अब हमें निकालना है इसका सॉल्यूशन। देखिए तो नाउ सॉल्यूशन, अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इससे पहले जो लास्ट वाली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसको मैं आपको लिख देती हूँ, जो निकाली थी मैंने अभी, जो नेक्स्ट उस पर रह गई 1 1 1, यहाँ 6 था, गैप देकर इसको लिख लीजिए, 0 1 2 8 और 0 0 2 6 2 सॉरी नॉट 6, इट इज, ये है हमारी 3 सॉरी 6 है ये हमारा, हाँ ये है हमारा 6, ये ऐसे था हमारा ये। तो ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है। अब हमारे जो इक्वेशन सोल्यूशन जो था, इक्वेशन ये इस तरह थी, ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो जो ए है, जो हमारी पूरी फुल फॉर्म में थी, उसको एशेलियन फॉर्म में कन्वर्ट करके हम यहाँ इस तरह से ले आए। अब हम इसको ए की जगह इसको लिख लेते हैं। तो ये दिख रही है आपको
यहाँ से ये जो लास्ट वाली है इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर लेती हूँ मैं। अब देखिए ये हुआ, इक्वलेंट लगाइएगा 1 1 1 6, कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसे डाल दिया उठा के। अब ये जो है इसमें ये 2 हैं और ये 2 से दोनों के दोनों डिविजिबल हैं, तो मैंने यहाँ ऑपरेशन लगाया R3 को डिवाइड कर दिया, यानी कि हाफ से कर दिया, मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई करना है जिससे आगे कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाए। तो 2 1 2 और ये हो गया 2 3 6, इस तरह से आ गई हमारी। दिस इज ए फाइनली, और दिस इज। तो जो यहाँ पे अब वापस अपने क्वेश्चन पे आइए जहाँ हमें ये निकालना था, तो ए की जगह अब हम जो हमारी एशेलन फॉर्म में चेंज होके आई है ए, उसको लिखेंगे 1 1 1 0 1 2 0 0 1, ये हुआ। अब x क्या थी, x हमारी कॉलम मैट्रिक्स थी, ये लिख दिया हमने, और b की जगह अब हमारी आ गई 6 8 3, बी हमारी ये रिप्लेस होके हमारी ये आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि इक्वेशन जो है जीरो की होने की वजह से ये हमारी इक्वेशन जो है काफ़ी छोटी हो जाएंगी। मल्टीप्लाई करिए, अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको याद हो तो इसकी मल्टीप्लाई इस रो की पहले कॉलम से करते हैं। और देखिए सबसे पहले इसमें 3/3 था ये, और ये था 3 रो 1 कॉलम। तो मैंने आपको बताया था कि कंपैटिबल तभी है, मल्टीप्लिकेशन ये हमेशा हो जाएगा, क्योंकि जो पहले वाले का जो प्री मल्टीप्लायर है उसका कॉलम और जो पोस्ट मल्टीप्लायर है उसका रो सेम होना चाहिए। तो ये मल्टीप्लाई इजीली हो जाएंगे। तो क्या एलिमेंट आएगा, एक्स की आप करेंगे तो 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड, ये इस तरह से आएगी। 3 रो और 1 में आएगा इसका ऑर्डर, अगर आपको याद है तो इस तरह से लिखना था। फिर 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 इंटू जेड। थर्ड 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड, और इज इक्वल टू में चल रहा है हमारा 6 8 और 3। अब हम पहुंचे इधर आ गए, इस तरफ करते हूँ मैं। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, ये आ गया हमारा, यहाँ से यहाँ पहुंचे। फिर हमारा ये 0 हो गया, ये हो गया y प्लस 2z, और ये भी 0, ये भी 0, ये रह गया केवल z, और इक्वल करके ये आ गया 6 8 और 3। देखिए बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया। ये बहुत कम कैलकुलेशन करनी पड़ती है इस तरह की हेल्प से, वरना आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते तो फिर से इक्वेशंस को सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रैंक के मेथड से, यानी कि यूगमेंटेड की रैंक निकालने से जो हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है कितनी इजीली फाइंड आउट हो जाती है। अब ये दोनों मैट्रिक्स हैं, दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, इक्वल हैं। मैट्रिसेस आर इक्वल, दोनों मैट्रिसेस जब इक्वल होती हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होते हैं, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड must be equal to 6, y plus 2z is equal to 8, and finally we got z is equal to 3। तो z is equal to 3 यहाँ पे हमें मिल ही गया, डायरेक्ट मिल गया, हमें कुछ करना ही नहीं था। तो हम इससे पुट कर देंगे तो हमारा बाकी भी निकल आएंगे। तो y प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 माइनस 2 3 जा 6, तो ये हो गया हमारा 2। और देन वी कैन पुट the value of z and y, and we will get x, जो भी x बचा होगा। तो x प्लस y कितना है, y हमारा आ गया 2 and z is 3 is equal to 6, and x plus 5 is equal to 6, and x is equal to 6 minus 5 is equal to 1। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम अपना जो इन इक्वेशंस की वैल्यू जो है बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हम इसको सीधा ट्राई करते, जो हमारी लीनियर इक्वेशन मेंशन थी उसको आप एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या जो भी मेथड आपने इससे पहले पढ़े हैं, जितने भी मेथड्स आपने पढ़े हैं क्लास 10th में, तो सबके लिए हमें क्या प्रॉब्लम होने वाली थी, सबके लिए हमें प्रॉब्लम होने वाली थी, क्योंकि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन जाने वाला था, और हमने इसमें छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मेशन लगा के उसको फाइनली एक वैल्यू जो है आपकी, क्योंकि यहाँ जब भी 2 0 आपको मिलेंगे तो तीसरा आप z, आप यहाँ पे देख रहे हैं z, बहुत इजीली आप इसको काउंट कर सकते हैं, बहुत इजीली इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन रहेगी उसको हम एशेलन फॉर्म में, यानी कि पहले उसको आप लिखिए Ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में, ए को लिख लीजिए और ए फिर ए बी को लिखिए, ए बी के एशेलन फॉर्म में चेंज करते रहना पड़ेगा हमें ए बी को, और बस वहीं से फाइनली हम अपना इसमें मल्टीप्लिकेशन एंड में यूज करके इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगा के बहुत इजीली हम इसकी वैल्यू ढूंढ सकते हैं। सिर्फ आपको जो टारगेट करना है वो एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने में निकलना है, जैसे कि यहाँ दिस इज एशेलन फॉर्म, 0 आ गया आपका, एशेलन फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से इनको हम बहुत ही आराम से इसको निकाल सकते हैं। इसमें जो और जो आपके जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें कि ये तो कंसिस्टेंट है, यूनिक सोल्यूशन निकला है, अभी 2 केस और हैं हमारे, 2 केस में एक इनकंसिस्टेंट वाला हो सकता है या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन वाला भी हमारा हो सकता है। तो इसके आगे मैं एक क्वेश्चन और आपको लिख दे रही हूँ, आप उसको ट्राई करिएगा कि वो कैसे होगा। नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो सॉल्यूशन निकालना है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -3, और नेक्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू -2, 2x प्लस 4y प्लस 7z इज इक्वल टू 7। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन है, हमें x y z निकालने से पहले ये चेक करना है आर these system of equation or system of equations are consistent होंगे तभी सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, है ना। तो फिर से वही आपको ए मैट्रिक्स बनानी है, बी मैट्रिक्स बनानी है, एक्स को लिखना है और इसको पूरी को ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखना है। उसको चेक कर लीजिएगा, लिख के रख लीजिएगा जिससे आपको क्लियर रहे। और फिर इसके बाद सबसे मेन काम जो आपका मेन जो स्टेप है, जो सारे स्टेप का एकदम मतलब टॉप है, ये निकालना। तो इसको निकालेंगे, इसकी रैंक चेक करेंगे। देखो मैं डालती हूँ 1 1 1 3 1 -2 2 4 7, थोड़ा सा गैप देके ये वाला लिखिए जिससे आपको बाद में बी को ढूंढने में दिक्कत ना हो, -2 और 7। और एम, व्हाट इज एम? डायगोनल, डायगोनल, मेन डायगोनल। तो व्हाट इज एम? एम, इनको आपको 0 करना है। यहाँ से 0 करिए, उसको कन्वर्ट करिए एशेलन फॉर्म में, और ये इजीली आपका इसको 0 बनाइए, इसको 0 बनाइए और इसको 0 बनाइए। जैसे ये सारे 0 बनेंगे और आपका फिर से अपना सेपरेट कर लीजिए, यहाँ से इसकी रैंक निकाल लीजिए, इसकी रैंक निकाल लीजिए ए बी की, और उसको चेक करिए कि क्या वो सेम है। अगर सेम नहीं है तो फिर क्या है, क्या कंडीशन है, बस इसके अकॉर्डिंग ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यू हैव टू फोकस ऑन एशेलन फॉर्म, इसका आप पे ज़्यादा काम, आपको जो मेन काम करना है वो एशेलन फॉर्म पे ही करना है, यही नहीं। तो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा ये वाला क्लास खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक एग्जाम्पल और ले लेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस में लाते रहिए।